वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। न्यूज लॉन्ड्री द न्यूज मिनट का चुनावी सफर अब भोपाल पहुंच चुका है। हम आज भोपाल की जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं आज। इनसे हम बातचीत करेंगे चुनाव के बारे में, इनकी राय, इनकी समझ और इनकी जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जो इनके अपने एस्पिरेशंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह की राजनीति वो चाहते हैं अपने लिए। न्यूज लॉन्ड्री द न्यूज मिनट इलेक्शन फंड के तहत हम आप तक ये रिपोर्ट, ये कवरेज तमाम पहुंचा रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से हमारी ये कवरेज आप तक पहुंच रही है। हमारे इस इलेक्शन फंड को जल्द से जल्द पूरा करवाने में आप हमारी मदद करें। छात्रों से हम आज बातचीत जो करेंगे उसका दायरा मैंने पहले ही बता दिया। सबसे पहले जो बातचीत हमारी है उस पर हम आए छात्रों के साथ। उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। एक हमारे पास आंकड़ा है और वो आंकड़े के जरिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियों के पिछले कुछ दिनों से, जब से हम यहाँ पर भोपाल में घूम रहे हैं, उनके होर्डिंग्स हमने देखी, उनके प्रचार जो देखे हैं। अभी तक मैनिफेस्टो नहीं आया लेकिन घोषणाएं बहुत सारी हैं, वो देख लीजिए आप। पहले सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करूँ तो आयुष्मान के तहत 5 लाख का मुफ्त उपचार 450 में यहाँ सिलेंडर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 500 का वादा किया है, यहाँ पर 450 का वादा है। और बाकी पूरे देश में अभी भी जो 1100 रुपये, 300-400 रुपये सब्सिडी के साथ मिल रहा है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके रेट पे अब सबको गैस सिलेंडर की उपलब्धता होगी। जन्म से ही बेटी बनेगी लखपति, तो जो बच्चियां पैदा होंगी उनको, उनके लिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट की स्कीम है जिसमें लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। लाडली बहना योजना, जो कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय सबसे बड़ी योजना है, उसके तहत 1250 रुपये औरतों को मिल रहे हैं। भाजपा ने ये अनाउंसमेंट किया कि इसको बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति महीने तक किया जाएगा अगर सरकार बनती है तो। इसके अलावा भव्य महालोक दरबार, तो ये मंदिर के मुद्दे पर भी वादा है कि किस तरह से मंदिर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जो वादा किया था। इसके अलावा महादेवी छात्रों को कुछ शिक्षा का सपना साकार, पूरी फीस भर रही सरकार, तो एक नारा है जिसके तहत सारी जो शिक्षा है उसकी फीस बच्चों की माफ़ कर दी जाएगी और सरकार उसकी फीस भरेगी। अब मैं कांग्रेस की बात करूं, 100 यूनिट बिजली माफ़ और 200 यूनिट बिजली का बिल जो होगा वो हाफ होगा। इसके अलावा हर स्कूली बच्चे को 1500 रुपये प्रति माह, हर विधानसभा में अंग्रेजी नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। और 1500 रुपये प्रति माह, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति माह, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। इसके अलावा 3 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी और बेटी को जन्म से विवाह तक 2.5 लाख रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट, जो बीजेपी के उसमें 1 लाख रुपए था, यहाँ पर ये 2.5 लाख रुपए कांग्रेस कह रही है। और शादी के समय 1,01,000 रुपए का एक वो दिया जाएगा इनको। और ओबीसी को 27% आरक्षण होगी। जातिगत जनगणना भी कांग्रेस कराएगी, एक ये इनका वादा है। 90% से ज़्यादा जो होर्डिंग हैं भोपाल में लगी हुई हैं, उनमें इसी तरह की योजनाओं का, जिसमें कुछ ना कुछ मुफ्त है, कुछ सस्त फ्री में चीज़ें हैं, कुछ छूट है, इसी तरह की चीज़ें हैं और इसके अलावा कोई योजना नहीं है। तो हमारे साथ जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस तरह की जो स्कीम है, जो राजनीति है या जो राजनीतिक दल हैं, वो इसको कैसे देखते हैं कि क्या सिर्फ एक होड़ लगी हुई है कि कितनी चीज़ें छूट में दे दी जाएं, मुफ्त में दे दी जाएं, इससे किसी आगे का एक बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर बनता है इस होड़ से दोनों पार्टियों के बीच में? सबसे पहले मैं, आप दोनों मेरे अगल बगल हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, माइक पे आप अपनी बात रखें, और जब भी अगर किसी को लगे इस बातचीत में कि वो इसकी बात में कुछ जोड़ना चाहते हैं या उससे सहमत हैं या असहमत हैं, तो अपना हाथ उठा देगा बजाय कि बीच में काटने के, तो फिर मैं उसके पास आऊँगा, ठीक है? और आप जब बोलें तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी का नाम बताएं और साथ में अपना नाम, ताकि हम कंस्टिट्यूएंसी के जरिए उस कंस्टिट्यूएंसी को भी थोड़ा छू पाएँ, टच कर पाएँ कि वहाँ की क्या समस्या है और वहाँ पर किस तरह के कौन वहाँ पर आपके विधायक हैं। मेरा नाम अनुष्का सहाय है और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी गोविंदपुरा में पड़ती है। जो सर का क्वेश्चन था, मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी, दैट इज़ हमारे जितने भी योजनाएं बन रही है, योजनाओं से काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। वन ऑफ दैट इज़ फीमेल फीटिसाइड। जितनी भी योजनाएं अभी तक आई है, उससे जितने भी लोग गर्भ में ही मार देते थे बच्चियों को, वो अब बढ़ावा दे रहे हैं, उनके एजुकेशन से लेके उनकी मैरिजेस तक। और बाकी गोविंदपुरा की अगर मैं बात करूं,
तो मैं ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पे डेवलपमेंट अभी काफ़ी हो रहा है। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इक्विटेबल डेवलपमेंट की मैं बात करूँ तो हमारे उधर इकोनॉमिक से लेके इक्विटेबल, दैट इज़ सोशल जस्टिस, वो काफ़ी होते जा रहा है। और मेरी बस एक ही यहाँ पे फ्यूचर एस्पेक्ट है विच इज़ सुरक्षा, स्मार्ट पुलिसिंग। स्मार्ट पुलिसिंग जितनी फैलेगी उतना हम अपने एरिया में भी सुरक्षित फील करेंगे। तो अभी आपके यहाँ जो एमएलए हैं वो किस पार्टी से हैं? अभी तो वो बीजेपी से है, और वो काम भी काफ़ी कर रहे हैं। लाइक बात। हमने जितना आसपास में जितनी भी चीज़ें बनते हुए देखी है, एन इंडस्ट्रियल एरिया टर्निंग इनटू अ डेवलपमेंट एरिया जहाँ पे लोग सेटअप कर रहे हैं अपनी चीज़ें, तो मैं यही बोलूँगी कि उनका योगदान इतना ज़्यादा है कि हम लोग गोविंदपुरा में रह के उसको पूरा बड़े स्तर पे देख रहे देख हैं। पा रहे हैं, ठीक बात है। आप बताएं। हेलो सर, मेरा नाम पार्थ श्रीवास्तव है और मैं हुजूर कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, जो कोलार क्षेत्र जिसमें पूरा आता है। मैं शुरुआत करूंगा सर आपकी बात से कि आपने दोनों पार्टियों की योजनाओं के बारे में बताया है और देखा जाए तो लगभग सेम ही है कि हम सिलेंडर फ्री कर देंगे या उसको आधे दाम में देंगे, महिलाओं को 1500 रुपये और ये सब वगैरह। बट मेरे हिसाब से मेरा ये परसेप्शन है इसकी कि आप खुद जनता के पास जाइए, उनसे पूछिए कि आप क्या चाह रहे हैं हमसे। हम तो आपको जो चीज़ें दे रहे हैं वो तो ठीक है। दूसरी चीज़ सर, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे अभी 6 लेन के रोड का कार्य चल रहा है। 6 लेन बनाई जा रही, पूरी 10 किलोमीटर की लेन है वो। तो वहाँ पे अभी कुछ समय पहले एक दुर्घटना हुई थी जहाँ पे एक महिला की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद से अब जैसे जो कार्य शुरू हुआ था तो हमारे एमएलए जो बीजेपी पार्टी से हैं, जिनका नाम ले सकते हैं सर, हाँ, रामेश्वर शर्मा जी हैं। तो जैसे इसका जब हम लोग ओपनिंग सेरेमनी थी उसकी जब हुई थी तो सब लोग आते हैं और हर जो त्यौहार होता है वहाँ भी एमएलए लोग और अपनी सभाएं करते हैं लोगों से, जनता से। लेकिन इस घटना के बाद से कोई भी किसी ने भी इस पर कुछ बातचीत नहीं हुई कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और जनता के लिए हम उनकी सेफ्टी कोई प्रायोरिटी नहीं है उस पर लेके। दूसरी चीज़ सर कि अगर आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करिए कि आप एक प्लान बनाइए कि अगर हम ये रोड बना रहे हैं तो जो लोग रोज़मर्रा की उस सड़क को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए हम दूसरा प्लान क्या ले सकते हैं। आपने ये कह दिया कि 6 महीने में 1 साल में हम रोड बना देंगे, लेकिन 1.5 साल से ऊपर हो चुका है जिसका रोड नहीं बना है। तो मेरे हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे अभी बहुत चीज़ें ऐसी जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पर लोग अपनी 1500 रुपये की फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए बड़ा मिनिमल अमाउंट है वो। बट मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे छात्र जो हैं वो 1500 रुपये भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप इतने वो कैपेबल नहीं है। तो एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्डअप करिए, लेकिन उससे पहले आप एक प्लान आउट भी करना चाहिए। ठीक बात है। एक चीज़ मैं समझना चाह रहा था कि 18 साल एक पार्टी कमोबेश बीच में 18 महीने छोड़ दिया जाए तो एक पार्टी सत्ता में रही है। मध्य प्रदेश में जैसे आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि काफ़ी आपके यहाँ विकास हुआ, आप देख रहे हैं विकास, डेवलपमेंट के कई सारे काम हुए। आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जैसे सड़कें हैं या इस तरह की चीज़ें हैं जो अभी नहीं हो पाई हैं। इसके बावजूद 18 साल एक लंबा समय होता है। इसके बावजूद 18 साल को लेकर आप लोगों को लगता है कि 18 साल में जितना होना चाहिए था, एक पार्टी को जितना करना चाहिए था, वो उतना काम हुआ है, उतनी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? ये मेरा सबसे सवाल है क्योंकि सारे लोग, आप मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं से ताल्लुक़ रखते हैं, सब लोगों ने देखा है। और इसमें आप सब लोग थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें इस सवाल के जवाब देने से पहले, आप सब लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं जी। सारे लोग या किसी ने इससे पहले एक बार कभी वोट किया है? आपने किया हुआ है, ठीक है। तो 18 साल के ऊपर मेरा सवाल है कि कितना 18 साल एक समय होता है, उतना उस समय में जितनी चीज़ें जिस तरह की होनी चाहिए तो उस समस्याएं उस हिसाब से ख़त्म हुई हैं या नहीं? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम नागरानी है एंड मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुजूर है जी। जैसे आपने सवाल करा कि जितना 18 साल में कितना डेवलप उतना हो पाया या नहीं, मेरा इस चीज़ में जवाब ये रहेगा कि डेवलपमेंट अपने हिसाब से काफ़ी हुआ है हर उस स्टेट में, बट कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है उतना जितना 18 साल में डेवलप होना चाहिए। उस हिसाब से इंडिया थोड़ा सा पीछे है क्योंकि वादे कई किए जाते हैं यहाँ पर जो पूरे नहीं होते। जैसे रामेश्वर शर्मा जी थे, एमएलए हैं एंड किस पार्टी से हैं वो? बीजेपी जी। तो उन्होंने कुछ वादे करे थे कुछ सालों पहले, जब एक
मेरी कॉलोनी में ही कुछ वादे करके गए थे। वो उन्होंने कहा था एक स्टेडियम बनाया जाएगा, ऐसा कुछ करा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें करी जाएंगी, और उस बात को आज 3 साल हो गए हैं। उन्होंने 2020 का वादा करा था, आज 2023 में आ चुके हैं हम। तो जितने प्रोमिसेस हमारी सरकार करती है वो सिर्फ इलेक्शंस के कुछ महीनों पहले करे जाते हैं, जो कि पूरे अभी तक नहीं हुए हैं। एंड अभी भी हम देखें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वो वादे करते हैं जो कि पूरे नहीं होते। तो मेरे हिसाब से 18 साल में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं पाया है, क्योंकि वादे इतने हो गए हैं जो वो खुद पूरे नहीं कर पाते हैं। ठीक बात है। इसी सवाल का जो इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें नहीं पूरी होता है, कुछ चीज़ें उन्होंने की भी हों। 18 साल एक बहुत लंबा समय होता है। चेंज को लेकर आप लोगों को क्या बदलाव, किसी बहुत एक कोई डेमोक्रेसी है जो बहुत रोबस्ट, बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसमें क्या ऐसा होना चाहिए कि एक ही पार्टी 40 साल तक लगातार काम करती रहे, या फिर उसमें बदलाव होना चाहिए? उस बदलाव से क्या चीज़ें बदलती है, या क्या अच्छा होता है, या क्या बुरा हो सकता है? उस नज़रिए से मेरा आप लोगों से सवाल है कि चेंज को लेकर आप लोगों की क्या? नमस्ते, मेरा नाम जुमाना हुसैन है और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर भोपाल जी। तो चेंज से रिलेटेड मेरा ये मानना है कि पार्टीज़ को रेगुलरली चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब वो चेंज होती है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी की गलतियां सुधारने के लिए काफ़ी डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है, पर जब एक ही पार्टी बहुत लंबे समय तक रहती है तो वो अपने काम करना भूल जाती है। जैसे मैं अपने एरिया का बताऊँ पर्टिकुलर, तो हमारे यहाँ साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है और रोड्स भी बहुत ख़राब है। यहाँ तक कि एक नाला है भोपाल टॉकीज़ के उधर, और मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से देख रही हूँ कि हर साल बारिश होती है, हर साल वो भर आता है, और अब कई लोग आते हैं, कई वादे करते हैं, पर आज तक वो नाला नहीं बना, और आज तक हम उस इशू से परेशान होते हैं। हमारा ट्रांसपोर्टेशन रुकता है, यहाँ तक कि बारिश होती नहीं है, नाले भरा जाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट हम लोग को इतनी प्रॉब्लम होती है, हम चाहें हमारा एग्ज़ाम भी क्यों ना हो तो हमको पूरा भीगते हुए आना पड़ता है। तो वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं हुई है चेंज को लेकर। हाँ, नमस्कार, मैं कुश अडवाणी हूँ और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी हुजूर है। चेंज के लिए मैं एक्चुअली भोपाल का नहीं हूँ, मैं भोपाल 4 महीने हो गए भोपाल आया हूँ। मैंने भोपाल छोटे से देखा है। चेंज भोपाल में, जैसे मैं कोलार में रहता हूँ, कोलार में हुआ है चेंज, बट वादे करना और वादों को पूरा करना की एक वो हो गई है कि हर एक पॉलिटिशियन आता है, एक होप बढ़ा के जाता है पब्लिक की कि हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बट वो वादे फिर पूरे नहीं होते। तो ऐसा है, अगर आप बोलते हैं तो आप करिए, वरना बोलना बंद कर दीजिए। ठीक बात है। अभी हम पहला राउंड, आप बताएं कि चेंज को लेकर आप क्या सोचती हैं? नमस्कार, मेरा नाम झरना रैना है। मैं खुद गोविंदपुरा ज़िले से हूँ, और मेरा मानना यह है कि कोई पार्टी अगर 18 साल से एक जगह पर टिकी हुई है तो ये काफ़ी एरोगेंस पैदा कर देता है उस पार्टी के अंदर, तो उसका बदलना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे पिछले इलेक्शंस में भी देखा गया कि कांग्रेस बनी तो, पर नो कॉन्फिडेंस लगाने के बाद वो उतर भी गई। तो ये इंस्टेबिलिटी इतनी क्यों है यहाँ पे एमपी में? इसका वजह क्या है? क्या लोग चूज़ नहीं कर पा रहे कि एक पार्टी को किस पार्टी को वोट देना चाहिए, और अगर कर पा रहे तो वो तुरंत क्यों वापस गिर रही है? और मैं अपने ज़िले की बात करूं तो मैं आपको एक चीज़ कह सकती हूं कि हमारे यहाँ बीजेपी एमएलए जो है हमारी कृष्णा गौर जी, उनकी काफ़ी दोस्ती है हमारे उन ज़िले के लोगों से। तो वो जब भी कुछ फेस्टिविटीज़ या कुछ भी फेस्टिवल्स आते हैं वहाँ पे वो आती हैं और काफ़ी प्रोमिसेस करती हैं, बट एट द एंड ऑफ द इलेक्शंस के आने पे ही, तो वो जब आती है और कुछ प्रोमिसेस करती है एंड देन शी कंप्लीट्स दैट, तो वो सिर्फ आखिर में होता है और काफ़ी दोस्ती निभाई जाती है। रोड बनने लग गए अचानक से वहाँ पे, काफ़ी सफाई होने लग गई वहाँ पे, सिर्फ आखिरी टाइम में। आप देखेंगे तो 5 साल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब जब जाए तो रोड काफ़ी साफ मिलते हैं, वो सिर्फ मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही देखा है। अच्छा, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे हैं यहाँ पर लोगों के? बिजली, सड़क तो काफ़ी, और बिजली का क्या स्थिति है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी बीच बीच पे बस जाती है। बिजली का इतना समस्या नहीं है हमारे ज़िला में, अगर देखा जाए तो वो काफ़ी मेंटेनेंस के लिए ही जाती है बस। एक सवाल आपने छेड़ा है, मैं ये आगे जो लोग बचे हैं उन तक ये सवाल ले जाना चाह रहा हूँ। क्या ये इस बार कोई मुद्दा है जो जिस तरह से भले ही बहुत थिन मेजॉरिटी थी 2018 में, लेकिन दूसरी पार्टी को मेजॉरिटी थी, 18 महीने में उस सरकार को किसी भी तरह से गिरा दिया गया, गिर गई सरकार, और फिर जिसको मैंडेट नहीं था वो लोगों ने अगले 3.5 साल तक सरकार चलाई।
क्या इस चुनाव में वो कहीं मुद्दा है किसी तरह का कि ये गलत है कि हमने किसी और को दिया था वोट, हमने किसी और को पावर में भेजा था, लेकिन अभी जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं वो और लोग हैं? क्या चीटिंग का या एहसास है लोगों को, या बुरा है लगता है लोगों को, या वो नॉन इशू है कि खत्म हो गया, जो कोई भी राज करे, बदल लेते हैं लोग, लड़ते किसी पार्टी से हैं और चले जाते हैं किसी पार्टी में, चलता है, पब्लिक ने भी एक्सेप्ट कर लिया है बाकी लोगों से? हाँ, मेरा नाम मथुर बनवार है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर भोपाल है। तो आप चेंज की बात कर रहे हैं, तो आपने जैसे कहा कि वो एक पार्टी को हमने चुना था पर वो चल नहीं पाई, तो चेंज तो यहाँ की जनता ने मांगा था और वो चेंज दिखा भी था, पर वो अफसोस तो चल नहीं पाई। और ऑन बेसिक लेवल अगर आप चेंज की बात करें तो हमारे इधर जो पहले पार्षद थे जो इतने सारे चलते हुए आ रहे थे बीजेपी के, वो उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत काम करा था, पर आते हुए सालों में उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि वो उनकी दोस्ती हमारे एरिया में बहुत थी, पर वो काम नहीं करते थे। पर जैसे ही हमारे एरिया ने वार्ड नंबर 7 ने चेंज मांगा और हमारे इधर कांग्रेस की पार्षद आई, वो टीचर थी उनके पेशे से, इकोनॉमिक्स की, उन्होंने जो काम करना स्टार्ट करा एंड शी फोकस्ड ऑन वुमेन मोर। और अभी हमारे एरिया में वुमेन की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी हो गई है, बिकॉज वो अंडर डेवलपिंग एरिया है, वहाँ पे इतनी झोपड़पट्टी ज़्यादा है बीच वाले एरिया में। तो वो उनके पास गई, उन्होंने बात करा, वो चेंज आया दिखा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चेंज ज़रूरी है, क्योंकि एक बार चेंज आता है तो पार्टी काम करना स्टार्ट कर देती है और स्टार्टिंग में काम करती है, और ऐसी अगर हर इंटरवल पे पार्टी चेंज होती रहे तो आपको काम मिलेगा। उन्होंने तो चेंज की बात की। मेरा सवाल है कि जो पिछली बार चुनाव में हुआ, जो मैंडेट था और जिसको पलट दिया गया किसी भी तरह से, उस पर आप लोगों को क्या राय है? क्या उसको ले वो कोई मुद्दा है, बुरा लगता है लोगों को कि हमारे वोट के साथ या हमारे मैंडेट के साथ चीटिंग हुई? हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि नार है और मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी हुजूर है। तो सर क्या है? हुजूर सर, मैं लाल घाटी से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे अभी जो हम देखते हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बदल गया है और काफ़ी सुंदर लगता है अब देखने में। मुझे लगता है कि जब कांग्रेस बीच में आई थी उस समय जितना मुझे पता है, वहाँ पे बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एकदम से स्टार्ट हो गई थी। मतलब दिन 3-3 4-4 घंटे बिजली चली जाती थी, इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो रही थी। उस वजह से शायद ऐसा हुआ होगा कि कुछ बदली हुई होगी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होंगे। बट 18 साल में एक ट्रस्ट बिल्ड किया है एक हमारे इसने बीजेपी ने, तो मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट के मायने पे रख के, मुद्दे पे रख के अब शायद वो चेंज हुई होगी। एंड अब नोइंग द फैक्ट कि लाल घाटी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया है, और ये ऐसा नहीं हुआ था कि अभी हुआ है कि इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसा रोड बनना शुरू हो गई, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया। तो एक ट्रस्ट है, दैट इज़ वाई 18 साल तक चल रहा है। तो या दैट इज़ व्हाट आई से। जी, मेरा नाम देविका तनीजा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी हुजूर है और एयरपोर्ट रोड की है। एयरपोर्ट रोड में अगर आप देखें तो ओवर टाइम जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो ज़्यादातर रोड का ही है। बीच में फ्लाईओवर बने, अब हमारी कॉलोनी की रोड्स बन रही हैं। अगर हम बात करें कि बीच में जो पार्टी चेंज हुई है, देखिए अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी पर अगर वो होल्ड नहीं कर पाए और फिर किसी और के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई और उन्होंने उसके ऊपर अच्छे से काम किया, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ना लोग इस पर बुरा मान सकते हैं, क्योंकि काम तो हो रहा है। जो हमें देखना चाहिए वो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट है, चाहे वो कोई भी पार्टी करे। हमें मेन चीज़ ये देखनी चाहिए कि हमारा जो एरिया है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, क्लीन हो रहा है। और मेन जो मुझे ये लगता है प्रॉब्लम अभी सब देख रहे हैं, अभी आपने जैसे सारी स्कीम्स बताई कौन कौन सी पार्टी क्या क्या ला रही हैं, मुझे मेन चीज़ ये लगता है कि उन्हें स्टूडेंट्स के लिए और कुछ करना चाहिए। जैसे रोड्स बन रही है हमारी कॉलोनी में, अच्छी बात है, पर हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम्स होते हैं पर एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो इसकी वजह से बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग हो रहा है और एक तरीके से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर हम बाद में आना चाह रहे थे कि स्टूडेंट की क्या दिक्कतें हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट ठीक टाइम पे नहीं आते, पेपर लीक हो जाते हैं, ये सारी भी समस्याएं हैं। आप दोनों लोगों से पहले मैं आप लोगों की राय जान लूँ। ये जो हमारी बातचीत चल रही थी कि जो मैंडेट को बदल देना बीच में, और ऐसा केवल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, अलग अलग और भी जगहों पे होता है, तो एज ए यूथ आप लोगों को लगता है कि नहीं, डेमोक्रेसी में कुछ एक लाइन होनी चाहिए, कुछ तो बाहर ऐसे फिक्स करने चाहिए, हमें स्टैंडर्ड फिक्स करने चाहिए कि नहीं तो फिर वही है कि आप हर मन से कहते हैं कि जनता हमारे लिए सब कुछ है, पब्लिक हमारे लिए हमारी किंग है और उसका सम्मान है, लेकिन जैसे ही आप इलेक्शन के बाद नतीजों के बाद जाते हैं आप तोड़ फोड़ करके और उसको पूरी तरह से वो करने में लग जाते हैं। तो एज ए यूथ आप लोगों को क्या अपनी ओपिनियन क्या है? नमस्कार, मेरा नाम नम्रता विधानी है और मेरी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुजूर है। मैं भी लाल घाटी एरिया से बिलोंग करती हूँ। जिस प्रकार डेवलपमेंट की बात की गई है, तो अगर देखा जाए तो इन 18 सालों का अगर हम जिक्र करें
तो डेवलपमेंट हमारे एरिया में तो कंटिन्यूसली हुआ ही है, और देखा जाए तो एज अ टाइम वो ग्रो ही हुआ है रेदर देन डाउनिंग इटसेल्फ। अब अगर हम बात करते हैं कि बीच में जो सरकार बदली थी, तो पहली चीज़, अगर सब जनता ने वोट किया कांग्रेस के लिए, तो उनका शायद से भरोसा उठा था बीजेपी से कि हाँ सरकार चेंज होनी चाहिए, और वो चेंज ज़रूरी भी होता है टाइम के साथ। लेकिन अगर फिर बीजेपी आई तो हमने ये भी देखने को मिला है कि फिर बीजेपी ने वापस जो अपनी स्टेब्लिशमेंट थी उसको स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि उसने वापस वो डेवलपमेंट वाली पीक पे गई। भले कांग्रेस आई, बट शायद हो सकता है वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हो, लेकिन बीजेपी ने कंटिन्यूसली फिर अपना काम बढ़ा कर जनता के प्रति वो एक पावर लेकर आई कि हाँ हमने काम किया है। और साथ ही साथ बिजली, रोड, या अगर हम और भी समस्याओं को बात करें तो जितना देखा जाता है तो काफ़ी सालों में डेवलपमेंट तो हुआ है। जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग की बात है तो वो तो बीजेपी सरकार ने किया ही है, और साथ ही साथ कांग्रेस को देखा जाएगा तो आगे आने वाले टाइम में बेशक हमें और अच्छी तरीके से पता चलेगा कि किस तरीके से और आगे बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी तक के जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हाँ एक पॉइंट तक सेटिस्फाइंग रहे हैं। हाँ, हेलो सर, मेरा नाम ऋतिक खरे है। मैं भोपाल साउथ वेस्ट से हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी से। और मुझे लगता है एज अ वोटर ये लगता है कि वोटर्स का मैंडेट ऐसे ओवरथ्रो नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे बात करें तो एक पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट ऐसा दिखता है कि उससे मतलब वो बहुत ज़्यादा सेक्शंस को उस चीज़ से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को लगता है सर्टेन सेक्शंस हैं जिनको लगता है वो चीज़ कि मैंडेट का रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ऐसे बिल्कुल इस टाइप सिस्टम नहीं चलना चाहिए। आपकी बात। नमस्ते, मेरा नाम समय अरोड़ा है और मैं गोविंदपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, मैं अपने बारे में एक चीज़ बताऊंगा कि मैं भोपाल का नहीं हूँ, मैं एमपी का ही नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, तो आप वोटर भी वही हैं? सॉरी सर, वोटर कहाँ पे हैं आप? जी सर, मेरा जो वोटर प्रॉपरली है वो राजस्थान से ही है। राजस्थान में, तो राजस्थान में भी चुनाव है, इसलिए इनको भी हम मान के चलते हैं कि ये भी वोटर है, इनकी भी बात काउंट की जाएगी। सर, मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ इन राजस्थान। तो सर, मैंने ब्लू सिटी से लेके लेक सिटी, मैंने दोनों को बहुत अच्छे से अपने एक तरीके से अगर बोलूँगा तो मैंने बहुत अच्छे से एसेस करा है उसको। मैं 18 साल तक राजस्थान में रहा हूँ और पिछले 3 साल से मैं एमपी भोपाल में रह रहा हूँ। जी। तो सर, मेजरली अगर मैं बोलना चाहूँगा तो मेरा एक ही पॉइंट रहेगा कि मैं अगर किसी को वोट दूंगा तो मैं उस इंसान को जो मेरे यहाँ पे वोट मांगना आया है, मैं इंसान को उसकी फेस वैल्यू पे वोट दूंगा, ना कि उसकी पार्टी वैल्यू पे। पार्टी वैल्यू शायद नेशन वाइड या एक बड़े पर्सपेक्टिव से अगर एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है, बट मैं अगर अपने क्षेत्र में अगर मुझे कुछ काम कराना है तो मैं उस इंसान को देख के वोट करूंगा। जैसे आपने एक मैंडेट की बात करी थी। उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि हो सकता है कि भोपाल में जो हमारे एमपी के जो इलेक्शंस हुए थे अभी, उसमें लोगों का बीजेपी से हो सकता है कि ट्रस्ट उठा हो, तब जाके एक सरकार बनी जो कांग्रेस की आई थी। जी। पर सर, एक गलती शायद ये हो सकती है कि लोगों ने जिन अपने जनप्रतिनिधियों को चुना वो शायद अपने उस पार्टी की तरफ या अपने किसी और अपने वादों की तरफ इतने लॉयल नहीं थे कि वो दूसरे उन्होंने पोजीशंस को चेंज कर दिया। जी। तो ये शायद हो सकता है सर कहीं ना कहीं वोटर्स की गलती रही हो कि उन्होंने जिस इंसान को अपना जनप्रतिनिधि चुना वो इतना सही है या नहीं था, वही इतने भरोसे लायक नहीं था। ठीक बात है। तो ये एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे रेस करना। तो मेरे ख्याल एक पहला राउंड हुआ है। अब मैं कुछ जो मुद्दे इसमें से निकल कर आए, एक तो आपने जो कहा कि स्टूडेंट के लिए इसमें वो उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, और साथ में जो एजुकेशन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, इश्यूज़ हैं, उसमें यहाँ से निकलकर आप सब लोग जाएंगे प्रोफेशनल उसमें करियर में। बेरोजगारी पूरे देश में इस समय पिछला जो 3 महीना रहा, तिमाही रही है, उसमें पूरे देश में सबसे पीक पे चली गई है पिछले 5-7 सालों में। और CMEI का डाटा कहता है कि 10% से ऊपर इस समय बेरोजगारी की दर है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट चली गई है। तो उसको देखते हुए जब आप कह रही हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थे एजुकेशन को लेकर, स्टूडेंट को लेकर, वो नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोगों को क्या अपेक्षा थी कि क्या
सरकार इस बार स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ या इस तरह की कोई पॉलिसी लाती, इस तरह की कोई योजना लाती जिससे कि हमारा ज़्यादा स्टूडेंट्स का वो फ़ायदा होता, बनिस्बत इतनी सारी जो कि आप फ्री ले लीजिए और वोट दे दीजिए। इसमें कई बार ये भी भावना आ जाती है ना कि एक लिमिट तक तो ठीक है कि वेलफेयर स्टेट में जो लोग नहीं सक्षम हैं, सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते इकोनॉमिकली, कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ मिडिल क्लास में होंगे, कुछ अपर क्लास में होंगे इकोनॉमिकली, तो नीचे वाले को सपोर्ट किया जाए। अभी एक तरह की होड़ दिख रही है कि सबको सब कुछ फ्री दे दो जैसा कुछ। हाँ, इसमें देखकर इस होर्डिंग को तो ऐसा लगता है कि इसको ना कर सरकार हमारे लिए, कुछ स्टूडेंट के लिए ये स्कीम कुछ इस तरह की चीज़ें लाती जिससे कि ज़्यादा एक लार्जर स्टूडेंट कम्युनिटी का फायदा होता। और आप लोग बीच में लगे अगर किसी को कि हाँ इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ तो आप लोग अपना उसमें। तो जैसे आपने सब्सिडीज़ की बात की, हमें फ्री में सारी चीज़ें मिल रही है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि युवाओं का एक भरोसा या फिर एक डिमांड थी कि हमारे से और हमारे लिए कोई योजना क्रिएट हो। मैं बिज़नेस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैं इतना बताना चाहूँगी कि हम आज जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो कल फ्यूचर में खड़े होंगे, और उसके लिए हमें योजनाएं चाहिए ताकि वो हमारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करे, ताकि वो हमारे प्लान्स को सपोर्ट करे। जब वो हमारे स्टार्टअप्स के लिए कोई प्लान लाते या फिर योजना लाते तो हम खुद ही मोटिवेट हो जाते कि ठीक है इसमें जाना है, इसमें काम करना है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते जाता है। तो जो आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, पहला रीज़न तो मैं यही मानूंगी कि युवाओं के लिए जो योजना स्टार्टअप्स या फिर बिजनेस रिलेटेड है वहाँ पे हम काफ़ी लैक कर रहे हैं, और दूसरा ब्रेन ड्रेन काफ़ी हो रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं खुद की अगर बात करूँ तो मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था मैं बाहर जाऊँ, पर यहाँ पे फिर मेरे को एक चीज़ ही सोचने को आया कि अगर मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी तो इकोसिस्टम कौन क्रिएट करेगा। हमें खुद की अवेकनिंग की ज़रूरत है कि हमें यहाँ रह के वो इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिससे लोगों में एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग मौका मिले और पहले फ्लाइट पकड़ के बाहर जाएं, ठीक ठाक शांति से रहे, यहाँ पर भीड़ में कौन धक्का खाएगा ट्रैफिक में? नहीं, एक प्रेफरेंस रहता है। सारी लड़कियां बाहर जाना चाहें, किसी को देश में नहीं रहना है। सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत प्रैक्टिकली बात है। हाँ, मेरे पास माइक है। बहुत प्रैक्टिकली बात है कि जब भोपाल में जो भी पढ़ रहा है ये बहुत सेट रहता है। ये इंसान सब बोलते हैं भोपाल में कि अगर यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ ही सकते हो, इसके आगे यहाँ पे आपका फ्यूचर कम है, यहाँ पे आपकी अर्निंग पोटेंशियल बहुत कम है। आप भोपाल देखोगे, आप घूमोगे फिरोगे, लगेगा बहुत सुंदर है सब है, बट यहाँ पे कोई एक वो नहीं है पावर कि हमें यहाँ पे आके अगर यहाँ पे कोई आ रहा है बाहर से जॉब करने, यस, तो वो चीज़ क्यों नहीं। हमें नहीं चाहिए लाडली बहना, हमें नहीं चाहिए फ्री में पैसे। हम लोग को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हम लोग को ऐसी जगह दो जहाँ पे हम ये भी सोच पाए कि भोपाल में भी स्कोप है, करियर है, ना कि हम ये सोचे कि हमें बाहर जाके पढ़ना है। बात में ऐड करते हुए RNTU में एक इंक्यूबेशन सेंटर है। अब भोपाल में एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। वैसे अगर और इंक्यूबेशन सेंटर बन जाए तो हमें भी मौका मिलेगा कि हम आगे बढ़े और उठ के आए। आप लोगों में से कोई कुछ इस मुद्दे पर जोड़ना चाह रहा था? सर जैसे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं, जैसे इंदौर की बात करें तो इंदौर एक IT हब बना हुआ है। मैक्सिमम जो IT सेक्टर्स हैं और वहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी हो रहा है, मुझे लग रहा है वो ज़्यादा सफल होगा रादर देन इन भोपाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पर भी एक IT हब बनाना चाहिए कि यहीं हम पढ़कर अपनी ही सिटी को आगे बढ़ाएं। मैक्सिमम हो सकता है क्योंकि हम भोपाल को भी एक उस लेवल पर देख सकते हैं कि हाँ ये आगे जाके कुछ पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो हैं, इंदौर एक हब है, MNCs और बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो वहीं पे जाके सीमित हो गई हैं और मैक्सिमम लोग वहीं अपना शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ सर एक मैं कहना चाहूँगा एजुकेशन को लेके कि यहाँ पे मैक्सिमम एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कुछ ऐसे जो टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज एक्चुअली मेरी माँ भी एक टीचर हैं तो वो हाई स्कूल में पढ़ाती हैं। तो उनके साथ एक दिक्कत, जी गवर्नमेंट हाई स्कूल में, सो वो ये कहती हैं कि जो बच्चा 8वीं तक सरकार ने क्या करा है कंपलसरी आप उन्हें पास करिए, एक रूल है। तो उससे ये क्या होता है कि जो नीचे मिडिल और लोअर क्लास की जो टीचर्स होती हैं उनको बेसिक पढ़ाती ही नहीं है, ना उनको लिखना आता है ठीक से। तो जब वो 9वीं में पहुंचता है बच्चा तो उसको समझ में नहीं आता है कि हम बड़ा आ जाता है। तो वहाँ एक दिक्कत आ जाती है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है कि हम आगे करें क्या, वो ठहर जाते हैं कि इससे आगे क्या हो। तो गवर्नमेंट को एक करिकुलम में ये चेंज करना चाहिए कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो जिनमें उनकी काबिलियत या उनकी कुछ ऐसी चीज़ों को समझा जाए कि वो आगे किस क्षेत्र में अपना काम दे सकें या अपनी जगह को देख सकें। तो ये मेरी 2 पॉइंट्स हैं। तो ब्रेन ड्रेन एक बड़ी समस्या है कि आप दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, ऐसे बहुत स्पेसिफिक नोएडा, गुड़गांव जैसी जगहों पर कुछ चीज़ों को एकदम फोकस कर दे रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी जो
फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, जिसको आप IT सेक्टर कह सकते हैं, वो वहीं पर फोकस्ड है। इसलिए भी जो मझोले दर्जे के टियर 2 सिटीज़ हैं, शहर हैं, वहाँ से लोगों का पलायन जो है यूथ का, वो एक कई बार मजबूरी बन जाता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको बाहर जाना है अच्छे करियर के लिए, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो एक ये चीज़ है, और मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है, इस लिस्ट में ये चीज़ें कहीं प्रायोरिटी पे नहीं हैं कि दोनों पार्टियों की, कि किसी तरह से हम एक ऐसा सेल्फ सस्टेनेबल और लोकली ऐसा सिस्टम क्रिएट करें, हब क्रिएट करें, जहाँ पर कि ड्रेन की समस्या या इस तरह की चीज़ें, एक मास जो माइग्रेशन है उससे बचा जा सके। एक चीज़ और, मैं चूँकि आप लोग जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा यहाँ पर करिकुलम और ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत बड़ा पैसा हमारे मतलब इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेजर चंक जो है वो पब्लिक एजुकेशन में सिस्टम में खर्च होता है। वहाँ पर स्थितियाँ किस तरह की, वहाँ पर इतनी बढ़िया जो वही टीचर आते हैं उसी क्वालिफिकेशन से क्वालिफाई करके, वहाँ पर भी उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट की, एक तो मैं आप लोगों की अपनी पर्सनल राय क्या है उसको लेकर, जो गवर्नमेंट पब्लिक फंडेड, चाहे प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं, या मिडिल क्लास या इंटर क्लास तक हों, या फिर यूनिवर्सिटीज़ हों, वो जो गवर्नमेंट फंडेड है, वहाँ पर किस तरह की समस्याएं, किस तरह की दिक्कतें आप लोग देखते हैं? आप लोगों ने कभी ट्राई किया कि हम बजाय किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हम किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी गवर्नमेंट की स्टेट फंडेड किसी यूनिवर्सिटी में जाते, पढ़ते और वहाँ से करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते? इधर से सर, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सो हमने भी पर्सनली ट्राई किया था, बट जो हम कोर्स लेना चाह रहे हैं कभी कभार वो अवेलेबल नहीं होता है, और अगर अवेलेबल होता है तो वहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वाइज बहुत चलता है। तो रिजर्वेशन का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उन लोगों को ही ज़्यादातर सीट दी जाती हैं जो लाइक लोअर कैटेगरीज़ को बिलोंग करते हैं रादर देन अदर कैटेगरीज। यही चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है कि जनरल कैटेगरी की सीट्स बहुत कम रहती हैं, और लोअर कास्ट जिनको हम अगर देखें तो ज़्यादा सीट्स रिज़र्व रहती हैं, और आफ्टर स्कोरिंग बहुत ज़्यादा भी हम नहीं कर पाते हैं इन जनरल कैटेगरी। तो ये बहुत बड़ा इशू है अगर हम फोकस कर पाएँ तो। ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस में देखा जाता है कि एजुकेशन तो ठीक है, क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं है। तो अगर आप थ्योरेटिकली भी अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं? उस चीज़ के लिए इक्विपमेंट्स है आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लेवल का कि आप वो चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे उसको फील्ड में जाकर? तो अगर मैं कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट उठाऊं भी यहाँ पर, उधर उन लोगों के पास बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप अपनी एजुकेशन एक पूरी मान सके वहाँ पे। ठीक बात। एक चीज़ निकल के आई, उस पर मैं सबका क्विक बहुत कमेंट चाहिए। रिजर्वेशन एक इशू है, और जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा संख्या है उसमें सारे बच्चे किसी एक जगह पर अकोमोडेट नहीं होंगे। रिजर्वेशन भी है, सीटें भी कम है, ऑप्शन कम है, तो दूसरी जगहों पर वो देख रहे हैं। लेकिन फिर भी रिजर्वेशन को लेकर आप लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, सरकार की जिम्मेदारी है उन तक पहुंचाना लोगों को। तो रिजर्वेशन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? सबसे पहले आप हाथ उठा रहे हैं, फिर जल्दी क्विक करेंगे, है ना इसको? सर मुझे लगता है रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, मतलब स्टूडेंट पॉलिसी में इतनी लैक ऑफ इनकन्सिस्टेंसी है देखी जाती है कि वो उस चीज़ को करने के लिए एंटी रिजर्वेशन सेंटिमेंट एक आ जाता है कि उस चीज़ को कवर करने के लिए। लेकिन आई थिंक वो मतलब सिस्टम पे जाना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन पे, कि मतलब आप सिम्टम को ट्रीट नहीं कर सकते, आपको इलनेस को ट्रीट। तो आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन ठीक चीज़ है? हाँ, मतलब वो मतलब सिम्टम है एक, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है मेन। आप उनको दे दीजिए। अच्छा, उनके पास माइक है। हाँ, मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि आप अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो एक लेवल तक दीजिए, जॉब्स में मत दीजिए या फिर कॉलेजेस में मत दीजिए। आपको एक जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन रहता है वहाँ तक आपको जो करना है आप करिए। जब जॉब की बात आती है तो सारे बच्चों को एक लेवल पे मतलब वो जाने दीजिए जॉब के लिए, बिकॉज सब मेहनत करते हैं, सब पढ़ते हैं, और फिर जॉब्स में आप ऐसा कर लेंगे। एक और चीज़ मैंने जो देखी है वो ये है कि आप अगर एजुकेशन मिल भी जाता है तो कभी कभार हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो होती हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन उसमें रहता है, तो लाइक बच्चों को वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है अकोमोडेट करने के लिए और बाकी चीज़ों से भी रिलेटेड। आप बताएं। हाँ, आप बोलिए।
तो सर रिजर्वेशन के बारे में मेरे कुछ पॉइंट्स ये हैं कि मैंने थोड़े टाइम पहले, मतलब कुछ समय हो गया, उसका एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें उन्होंने सरकार को ये एक रिक्वेस्ट करा था, ये एक सजेशन दिया था कि अब करंटली जिस दौर में हम चल रहे हैं उसमें आपको रिजर्वेशन की जो करंट पॉलिसीज़ है उस पर आपको रीथिंक करना चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट मैंडेट नहीं दिया कि आपको चेंज करना चाहिए या नहीं, उन्होंने एक चीज़ बोली कि आपको इस चीज़ पे रीथिंक करना चाहिए। और सर रिसेंटली अभी कुछ महीनों पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें जो हमारे इंडिया की जो सबसे अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं, जैसे जो IITs और IIMs हैं, उनमें भी हर जगह हम देखते हैं रिजर्वेशंस हैं। बट सर एक चीज़ बहुत एक बड़े लेवल पे जो होती है, जो लोगों को इतने नज़र में नहीं आती, वो उस रिपोर्ट में मैंने देखा, वो ये था कि आपको एंट्री के टाइम पे अगर कोई JEE एडवांस क्लियर कर रहा है तो उसको रिजर्वेशन के यूटिलाइजेशन से उसको कम नंबर पे सीट मिल जाएगी। परंतु जब वो एग्ज़ाम IIT के अंदर जाएगा, वहाँ पे जो बैठ के वो एग्ज़ाम देगा, उस एग्ज़ाम के लिए उसको सबके साथ इक्वल कंपटीशन रखना पड़ेगा। तो जो इंसान 99% लेके IIT की सीट ले रहा है और जो इंसान 70-75% लेके IIT की सीट ले रहा है, ये एक फैक्ट है कि अकेडमिकली वो दोनों सेम पोजीशन पे नहीं है। पर जब आप एंट्री लेवल पे उनको आप एंट्रेंस दे रहे हैं और आगे जाके जब उनके साथ इस तरह की चीज़ कर रहे हैं कि आप इक्वालिटी रख रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि और इस रिपोर्ट में भी यही लिखा था कि बहुत बच्चों ने अंदर जाने के बाद अपनी सीट से ड्रॉप आउट किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको एक इकोसिस्टम ऐसा नहीं मिला, और क्योंकि हमने एक बात अभी बीच में उठी थी कि रिजर्वेशन के कारण लोगों का एक माहौल है वो ऐसा बना हुआ है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जिनके पास रिजर्वेशन है, उनमें हमेशा एक भेदभाव रहता ही है कि तुम्हें रिजर्वेशन के कारण शायद सीट मिली और मैं क्वालिफाई करके आया हूँ। उस कारण से जब आप एक ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो चीज़ वहाँ भी देखी जाती है। तो मेरा रिजर्वेशन से रिलेटेड एक ये पॉइंट है कि रिजर्वेशन, मैं उसके मत सहमति में बिल्कुल भी नहीं हूँ। रिजर्वेशन की जगह पे ये होना चाहिए कि जो कोई बैकवर्ड क्लासेस है, क्योंकि ये बात सही है कि उनके पास थोड़ी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पर बैकवर्ड क्लासेस को आप फैसिलिटीज़ देने के साथ साथ एक इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करा जाए जहाँ पे उनके लिए एक्सेप्टेंस हो। जब एक्सेप्टेंस की माहौल बढ़ेगा तो इक्वालिटी का माहौल अपने आप आ जाएगा और रिजर्वेशन तब धीरे शायद कम हो सकता है। तो वो जो इक्वालिटी नहीं है, जो एक्सेप्टेंस नहीं है, उसी का एक जरिया है, उसी का तो एक तरीका है रिजर्वेशन। आप बोलिए। रिजर्वेशन की एक चीज़ ये भी देखी है कि कई बच्चे उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे मेरे साथ पर्सनली रहा है कि मेरे क्लास में कई लोग थे, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले थे, तो जनरल कैटेगरी वाले हम लोग तो वी वर लाइक बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, एकदम कोशिश कर ही रहे थे। पर आई हैव सीन ऐसे बच्चों को जो इतना पढ़ नहीं रहे थे, एंड दे वर लाइक हमारा तो रिजर्वेशन है, हम कम भी पढ़ेंगे तो हमें तो 75% में भी ऐसा आपसे कहा किसी ने कि मेरा रिजर्वेशन इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा? हाँ, आई हैव सीन, मतलब वो ऐसे देखना एक बात है, लेकिन कहना ये तो मैं अजम्पशन कर रहा हूँ ना कि मैंने देखा है कि कोई नहीं पढ़ रहा। कुछ लोग एकेडमिकली पुअर होते हैं, कुछ लोग नहीं, देयर आर पीपल जिन्होंने एक्सेप्ट करी ये चीज़ क्लास में। ठीक बात है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? हाँ सर, रिजर्वेशन के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो खुद कम पढ़ना चालू कर देते, ये सोचते कि अरे यार हम इतना पढ़े ही क्यों, हमारा तो हो ही जाएगा। और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो दिन रात पढ़ते रहते हैं, वो यही सोचते रहते हैं कि यार कैसी भी कट ऑफ निकल जाए तो हमारा ये एग्ज़ाम निकले। वो सारा टाइम अपने पढ़ाई को ही देते हैं। और जो मेरे हिसाब से रिजर्वेशन देना चाहिए, बट इतना भी मत दो कि जो जनरल कैटेगरी वाले वो डिप्रेशन में चले जाए, वो ये सोचे कि यार मैंने तो उससे लाख गुना पढ़ा था तब भी मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। पर वो जो जिनने हमसे कम पढ़ा उनका तो निकल गया, उन्हें तो IITs मिल गए। तो मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन दीजिए पर सबको इक्वालिटी भी दीजिए। अगर वो पढ़ता है तो मैं भी पढ़ती हूँ, ये एक इक्वालिटी होनी चाहिए कि अगर उसका निकल सकता है तो मेरा भी निकलना चाहिए। उससे ज़्यादा मेहनत करके मेरे कम नंबर आना और कट ऑफ की वजह से मेरा ना निकलना भी ब्रेन ड्रेन कॉज करता है बच्चों के अंदर। आप कुछ कह रहे हैं? रिजर्वेशन का मैं अपने दोस्त के बारे में उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। फैसिलिटीज़ देना इज़ अनदर थिंग, उनको ओवर प्रिविलेज करना इज़ अनदर थिंग। बिकॉज अगर मैं कॉलेज में अप्लाई करना था, जागरण से पहले कोई कॉलेज का देख रहा था, 60 बच्चों में से 45 बच्चे 45 जो थे उनके रिजर्वेशन के हिसाब से SC ST OBC के लिए, 15 बच्चे जो अप्लाई कर सके, मतलब जनरल वाले। मतलब अगर 90% लाया हूँ, मेरे लिए कट ऑफ, मेरे लिए मतलब एक बंधन में आ गया हो कि हाँ मेरे को इन 15 में से बेस्ट दिखना है। एक फैसिलिटी देना अलग बात होती है, एक ओवर प्रिविलेज करना अलग बात है। तो फिर जैसे अगर एक मिनिमलिस्टिक भी नहीं, हाफ में रखिए, इक्वल रखिए, इक्वल। अगर 50% उनका है तो 50% इनका भी है। अच्छा, तो बेसिकली उसका तरीका क्या है लोगों को पता होना चाहिए। जैसे जो तरीके हैं अफर्मेटिव एक्शंस जो होते हैं,
उसमें उसका एक तरीका है ना रिजर्वेशन देना। सरकारों की ये जिम्मेदारी है भाई कि कुछ लोग कम हैं, कुछ लोग ज़्यादा हैं, कुछ लोगों की स्थिति ख़राब है, जैसे एक रेस है। अभी हम यहाँ पर जो बैठकर और आप लोगों का जो नज़रिया है इसको लेकर, उसको देखने से लगता है कि हमारे साथ या आपके साथ किसी तरह का वो हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन जब बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि एक रेस थी जिसमें कुछ लोग उस रेस में 100 मीटर के रेस में 50 मीटर के पॉइंट पर ऑलरेडी खड़े थे और कुछ लोग 0 पर खड़े थे। तो वो बहुत अनइक्वल रेस एक शुरू हुई थी। उस रेस को इक्वल करने का एक तरीका रिजर्वेशन था। और जाहिर सी बात है कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ ऐसा नहीं होगा कि जो पूरी तरह से उसको पूरी तरह से एकदम जस्ट हो, एकदम फुल प्रूफ हो, सबको सुधार के साथ उसमें बदलाव। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग अपने उसमें ये मानते हैं, डाइवर्सिटी को लेकर आप लोगों की क्या राय है? जैसे अब यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ, आप लोग अपने बीच में ऐसे स्टूडेंट्स को पाते हैं फ्रिक्वेंटली जिनके साथ आपका उठना बैठना, जिसको आप क्लोज, जिसमें दलित भी है, ओबीसी भी है, मुस्लिम्स भी है, आप लोग पाते हैं अपने इस कैंपस में या जहाँ पर भी, और कैंपस के बाद छोड़िए और बाकी जगहों पर ऐसा होता है? आप अपने क्लासेस में यहाँ पर और सब जगहों पर ऐसे लोगों की उपस्थिति होती है? डाइवर्सिटी, वो उस तरह की डाइवर्सिटी होती है, वो डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी तो ऑफ कोर्स होनी। तो उसका वही तरीका है एक ना कि भाई जहाँ पर नहीं नहीं जहाँ अब तक उपस्थिति थी, जहाँ पर पहले एक तरह से बहुत कुछ लोगों को उसका प्रिविलेज था, चाहे एजुकेशन देख लें, चाहे नौकरियाँ देख लें, वहाँ पर इन लोगों को वो करना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी लड़कियाँ, और एक स्कीम थी जो बहुत पॉपुलर स्कीम है इस समय, बताया जा रहा है कि गेम चेंजर स्कीम है, लाडली बहना योजना। और आपने सबसे शुरुआत में जिक्र किया कि इन स्कीम से एक चीज़ तो जरूर अच्छी हो गई कि लड़कियों को थोड़ा एक तरह की सिक्योरिटी मिल गई है, महिलाओं को जो उससे पहले जो फेटल उसका था, लोग घर में फिटिसाइड का मसला था, उसको बहुत समस्या हो गई थी, वो अब कम हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि लोगों को लगता है कि लड़कियों को पढ़ाने लिखाने से कुछ उनको भी फायदे हैं। तो ये इस योजना को लेकर आप लोगों की क्या राय है? सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। देखिए, ये योजना से बेनिफिट तो वही क्लास हो रही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम रेट हो रहा है। हम लोग का इकोनॉमिक स्टेटस कितना भी हायर हो, पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि लाडली बहना योजना फोकस ही उन सेक्शंस पे करता है जहाँ पे फीमेल फीटिसाइड काफ़ी ज़्यादा है, महिलाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्य तरीके से उनके साथ व्यवहार सही से नहीं हुआ जाता है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि लाडली बहना योजना से उनको बेनिफिट हुआ है। लाइक मेरे यहाँ पे भी जितने हाउस हेल्पर्स आती हैं, उनसे मेरी बहुत बार बातचीत हुई है, तो वो यही बोलते हैं कि हमें खुशी होती है कि हमारे को सपोर्ट किया जा रहा है। फाइनली हम लोग एक एलिवेशन में आ रहे हैं, फाइनली हमें भी चीज़ें मिल रही है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। एक वर्ड होता है परचेजिंग पावर, हम सब के पास वो है, इसलिए हमें पता नहीं है। जिनके पास नहीं है उन लोगों को इस चीज़ का एहसास होता है। तो लाडली बहना योजना इसको काफ़ी ज़्यादा इराडिकेट करता है और काफ़ी मोटिवेट करता है, डिस्करेज नहीं करता है। मैं तो यही कहूँगी। बाकी और किसी को इसमें कुछ कहना लाडली बहना योजना को लेकर? आप बोलिए। ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंसान मुश्किल से 500 या 1000 रुपये महीने के कमा पा रहा है, उसको अगर आप 1200 रुपये दे रही है सरकार, या बोल रही है कि हम आपको 3000 रुपये देंगे, तो उनके लिए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे हमारे लिए 500 रुपये खर्च करना इतनी बड़ी बात नहीं है, पर जो इंसान 500 रुपये कमा रहा है महीने के, उसके लिए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस वजह से कई महिलाओं को सरकार हमारी पैसे तो इन सब में लगा रही है, पर प्रदेश कर्जे में भी है। और बात तो ये भी है कि 4,22,000 करोड़ का कर्ज ऑलरेडी है। और वही अगर बताया जाए, इन सब प्लस पॉइंट्स को भी अगर गिना जाए, तो एक और पहलू निकल कर आता है कि सरकार ने एन मोमेंट पे टारगेट ऑडियंस अपनी ऐसी चुनी है जो कि ज़्यादा वोटर्स में काउंट होती है। तो उनको अगर स्ट्रैटेजिकली टारगेट करेंगे तो सरकार बननी जायज़ है, ऐसा उनका मानना है। कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है। सर, अगर हम देखें तो सरकार कोई प्राइवेट बॉडी तो है नहीं। सरकार जन सेवा के लिए बनती है, जन सेवा करती है। अगर हमने यहाँ पे एक, जैसे मेरे फ्रेंड ने एक जो स्टेट पे कर्ज का पॉइंट निकाला, तो सर देखा ये जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जिस कंट्री पे सबसे ज़्यादा कर्ज है वो यूएस माना जाता है।
बट द पॉइंट इज कि आप उस कर्ज को कितने अच्छे से यूटिलाइज करके और उसका रिटर्न कितना अच्छा दे सकते हैं। अगर प्रदेश में इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि सरकार उस कर्ज को लेके उसका कुछ अच्छा यूज करके और उससे डेवलपमेंट ला रही है, तो वो कर्ज लेना जायज़ है और वो कर्ज अच्छा है, क्योंकि आप उसका रिटर्न दे सकते हैं। और हर कोई कंपनी, अगर मैं भी आज अपने एक बिजनेस डेवलप करने के लिए कर्जा उठा रहा हूँ और मैं उसको वैलिडेट करता हूँ, तो वो चीज़, मेरा कर्ज उठाना शायद सही है। दूसरी बात ये कि सर, जैसे मेरे बाकी दोस्तों ने बोला कि जो महिलाओं के लिए एक बहुत सशक्तिकरण वाली एक ये योजना आई है, मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कहीं पे भी लास्ट मोमेंट पे करी गई शायद चीज़ है। मैं उसको सिर्फ एक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता हूँ। और अगर ये टारगेटिंग वाली चीज़ होती कि हमें किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ वोटर्स को टारगेट करना है, तो उसके लिए शायद सरकार ने पहले भी बहुत चीज़ें करी है। मतलब मैं बाकी किसी और चीज़ के लिए ऐसे पॉइंट आउट नहीं करूँगा, बट टारगेटिंग के लिए उन्होंने पहले भी बहुत चीज़ें करी और आगे भी कर सकते हैं। बट ये जो एक चीज़ लगी मुझे पर्सनली यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने शुरू। ये आपकी बात से इन्होंने खारिज कर दिया कि आपकी बात बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ जोड़ना है बिल्कुल सर। इधर आगे बढ़ा दीजिएगा इसके बाद। आप ठीक है, आपकी बात भी मान सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ठीक है। अगर कर्जा आप उसको पॉजिटिव तरीके से भी ले रहे हैं, तो उसमें फिर आप ये भी देखना चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ना चाहिए ताकि उस चीज़ को टैकल भी किया जा सके। बट एम्प्लॉयमेंट वाला चीज़ भी अगर सेक्टर देखेंगे तो वो वाला भी कहीं ज़्यादा ऊपर जा नहीं रहा है। लाडली बहना को लेकर और आप लोगों को जोड़ना है? अच्छा, ये आप इधर, यहाँ इधर पीछे। सो बेसिकली जैसा इन्होंने कहा है, लाडली बहना, मैं अपने दोस्त के साथ अग्री करता हूँ, बिकॉज ये एक तरीका है वोटर्स खरीदने का, इन अ वे। बिकॉज हाँ, सारी ये चीज़ें 6 महीना पहले ही क्यों आती है, 1 साल पहले। ये लोग बहुत लच्छेदार भाषा में, इन्होंने सीधे कह दिया कि पैसा दो, वोट लो, खेल खत्म करो, हम क्या करना है बेमतलब का, इस तरह घुमाओ फिर आगे बात। अगर स्टेट की हालत ही कर्जे में है और आप उनको 1250, अच्छी बात है, आप दे रहे हो, गुड फॉर यू। बट द थिंग इज दैट आप स्टेट का भी देखो, आप सिर्फ वोट के लिए उनको 3000 का वो दे रहे हो, हाँ हो, अभी ये श्योरिटी गारंटी नहीं है कि आप वो देंगे। सरकार वादे तो बहुत करता है, पूरे नहीं कर पाता। ठीक बात है। शिवराज सबको आप, हाँ जी, सो मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि कर्जे पे इतनी बात हो रही है। एक कंट्री या फिर एक देश तभी कर्जे में डूब जाता है जब वो पे नहीं कर पाता। तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जो कर्जा हम ले रहे हैं वो चुका भी रहे हैं, और जब हम चुका रहे हैं वो होता है फिस्कल पॉलिसी। हमारी फिस्कल पॉलिसी ही इतनी स्ट्रॉन्ग है तभी हम इतने सब्सिडीज़ ला पा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी मैंडेटरी थिंग, आई बिलीव, कि हम सिर्फ जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे नहीं, हम रिचर को रिचर नहीं बना रहे, हम पुअरर को भी एलिवेट कर रहे हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन। और सबसे बड़ी बात, हमें कर्जा मिल ही उसी ले रहा है क्योंकि लोगों को, और बड़ी बड़ी ऐसी मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारी कैपेबिलिटीज़ को जानती है, हमारी कैपेबिलिटी एज अ कंट्री हमको जानती है। नहीं तो कोई कर्जा पाकिस्तान को तो जाके कोई नहीं देने वाला है, कोई दूसरी कंट्रीज को नहीं दे सकता है। कर्जा बढ़ता जा रहा है, ये एक सच है। अगर इतनी बढ़िया स्कीम होती, कर्जा लेके ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, चारवाक का दर्शन है कि घी खा के उधार के लेके और मर जाओ, क्या करना है जिंदगी में आना है। तो ये बढ़ता क्यों जा रहा है अगर इतनी फिजिकल पॉलिसी स्ट्रांग है, सॉलिड है। एनीवे, तो ये बड़ी अच्छी हमारी एक बातचीत हुई जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ। न्यूज़ लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट इलेक्शन फंड के तहत हम आप तक ये कवरेज पहुंचा रहे हैं। 5 राज्यों से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना से हमारे तमाम साथी आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। हमारे इस इलेक्शन फंड को पूरा करने में हमारी मदद करें जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। News Laundry and The News Minute will be hitting ground zero together, where our team of reporters and producers will bring you authentic and nuanced election coverage. So, contribute now. Log on to newslaundry.com/election fund and help us make election coverage great again. Because we are stronger together.